हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर, और ये आपका 2026 के फाइनल एग्जाम के लिए जारी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो आपका फुल मार्क्स रहेगा 70 रहेगा, यानी कि 70 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा थ्योरी में। 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो कि आपके स्कूल में होगा। इसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके यहाँ पर सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस को इसमें देख लेंगे और सब्जेक्टिव वाले के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि कुल कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो 48 क्वेश्चन रहेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में, और 4 सेक्शन रहेंगे। ठीक है, 4 सेक्शन रहेंगे ABCD करके। जो हमारे सेक्शन ए है खंड ए, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव वाले, यानी कि MCQ रहेंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए आपका सेक्शन बी से स्टार्ट हो जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सेक्शन बी से आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा 26 नंबर से लेकर के 34 नंबर तक, जो कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से आंसर एनी 7, यानी कि किसी भी 7 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। ऐसे ही सेक्शन सी में 35 से लेकर के 42 तक क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स वाले। कोई भी 6 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। फिर आपका सेक्शन डी आ जाएगा 43 से लेकर के 48 तक, यानी कि 43 से लेकर के 48 तक, जो कि 5 नंबर वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 5 अंक वाले, और इसमें से किसी भी 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है फाइनल एग्जाम में। समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के सेक्शन ए के साथ। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेक्शन ए शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव वाला। मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, यानी कि शुद्ध पानी की मोलरता है। शुद्ध पानी की मोलरता कितना होता है? तो याद रखिएगा, हमसे पूछ रहा है सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मोलारिटी पूछ रहा है। मोलारिटी तो शुद्ध वाटर का तो मोलारिटी होता है, ये होता है 55.55 मोलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। डायरेक्टली याद रखिएगा इस बात को। जैक बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है और रिपीट हो भी सकता है फिर से। ये तो मैंने आपको बता दिया याद रखने के लिए। बाकी इसका हम लोग सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग मतलब सोल्व करके भी लान सकते हैं। जैसे देखिए हमारा जो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिख दूँ? एन से डिनोट कर दूँ सिर्फ, या फिर पूरा ही लिख देता हूँ? चलिए पूरा लिख देता हूँ। मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसको लान सकते हैं। चलिए अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है। ठीक है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो इसको लिख लेते हैं गिवन मास अपॉन में हो जाएगा हमारे यहाँ पर मोलर मास। तो मोलर मास को कैपिटल M और स्मॉल m से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और इनटू में जो हमारा वॉल्यूम है इन लीटर में, तो ये हो जाएगा। अब देखिए चूंकि हमारा ये क्या है? पानी है। तो पानी का मोलर मास कितना होता है? पानी का मोलर मास होता है 18। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं, पानी का मोलर मास होता है 18, और गिवन मास कितना हो जाएगा? हमसे बोला है 1 लीटर। 1 लीटर में होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर जो गिवन मास हो जाएगा ये हो जाएगा 1000 ग्राम्स। ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 1 लीटर। ठीक है, शुद्ध पानी की मोलरता। शुद्ध पानी की मोलरता हम लोग 1 लीटर में कैलकुलेट करते हैं, तो लीटर में आ जाएगा इंटू में 1। अब 18 से 1000 में डिवाइड दीजिएगा तो आपका यही निकल के आ जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो सब फार्मूला बेस्ड था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन फॉलो मार्कोनिकोव्स रूल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया मार्कोनिकोव्स नियम का पालन करती है? तो मार्कोनिकोव्स रूल जो है इसको कौन फॉलो करता है? इसके लिए आप समझिए यहाँ पर जो हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा। ठीक है, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा वही मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करेगा। वो भी किसके साथ? HCl या फिर HBr के साथ रहेगा तब। ठीक है, HCl या फिर HBr के साथ होना चाहिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो यहाँ पर C2 है, ये अनसिमेट्रिकल होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद बाकी का चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ। देखिए ये तो अनसिमेट्रिकल होगा नहीं क्योंकि C2 है। इसके बाद 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन हो सकता है, लेकिन Cl2 है, Br2 है। मैंने बोला है कि HCl या फिर HBr के साथ होना चाहिए, तो HBr के साथ यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है?
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4 इज डिपॉजिटेड एट, मतलब जलीय CuSO4 के इलेक्ट्रोलिसिस को जमा किया जाता है, ठीक है। तो कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा CuSO4 है, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहा है, तो ये हमेशा कहाँ पर होता है, ये कैथोड पर होता है, कैथोड पर। ये कहाँ पर आकर जमा होगा, कैथोड पर आकर के जमा होता है, इसको हमेशा ही याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अब आगे बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन का। देखिए क्या है फोर्थ नंबर वाला, द थर्ड सीरीज, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये थर्ड सीरीज बोल रहा है, यानी कि 3D सीरीज। 3D सीरीज स्टेट फ्रॉम वेयर Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि तीसरी श्रृंखला में कहाँ गया है, ठीक है, Z मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्चुअली ये पूछना चाहता है 3D सीरीज वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है थर्ड यानी कि 3D वाला, तो 3D वाला हमारा Z21 से लेकर के 30 तक होता है, जो कि 3D ट्रांजिशन सीरीज होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ये करेक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, क्या है, CH3CH2I, ठीक है, प्लस में KCN एल्कोहलिक है और यहाँ पर कोई ए प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यही बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए जो आपका K है, ठीक है, K पोटेशियम, ये आयोडीन के साथ निकल जाएगा, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। बाकी आपका बचेगा क्या, तो CH3CH2 और यहाँ पर आपका बचेगा CN, यानी कि आपका ये साइनाइड वाला बनेगा, ठीक है, साइनाइड वाला ये आपका बनेगा, ठीक है, ये आपका साइनाइड वाला बनेगा। चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं 6 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर वाला देखते हैं, 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड, यानी कि 2 सॉल्यूशन है जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम है गिवन टेम्परेचर पर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों ही मीडियम में बताने वाला हूँ ऑब्वियसली। चलिए हिंदी में भी देख लीजिए, किसी निश्चित तापमान पर समान परासरणी यानी कि प्रेशर दबाव वाले 2 विलयनों को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आइसोटोनिक विलयन, हिंदी में भी वही लिखा है। चलिए इसके बाद है हमारे पास 7 नंबर वाला, द मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम फॉर द सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, मोलर चालकता सांद्रता के घोल के लिए अधिकतम होती है कब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। तो इसको समझिए हम लोग कैसे समझते हैं। हमसे क्या पूछा कि मोलर कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम कब होगा, तो जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है यह मैक्सिमम कब होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जो हमारा मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन या तो ये कम हो जाए या फिर मोलर डाइल्यूट जो है, यानी कि डाइल्यूट बोल सकते हैं, सिंपली डाइल्यूट समझिए, डाइल्यूट ये हमारा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। डाइल्यूट ज़्यादा है मतलब सीधी सी बात है कि कंसंट्रेशन कम होगा। डाइल्यूट ज़्यादा होना या फिर मोलर कंसंट्रेशन कम होना दोनों एक ही बात है, और ये दोनों रहेगा तभी हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा डाइल्यूट है मतलब कंसंट्रेशन कम है, कंसंट्रेशन कम है मतलब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन कम किस में है या फिर डाइल्यूट ज़्यादा कौन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सबसे कम कंसंट्रेशन वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख सकते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, यानी कि निम्नलिखित आयन में से कौन रंगीन यौगिक बनाता है, मतलब कौन सा कलर वाला यौगिक बनाएगा या फिर, ठीक है, कौन सा कलर वाला यौगिक है, कलर्ड कंपाउंड हमसे पूछ रहा है। तो कलर्ड कंपाउंड डिपेंड किस पर करता है, इस बात को ध्यान दीजिए। डी में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है 1 से लेकर के अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन आता है डी सेल में, ठीक है, 1 से लेकर के अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन आता है मतलब ये कलर होगा, ठीक है, क्या होगा, कलर होगा। अगर डी में 0 आ गया या फिर 10 आ गया, ठीक है, यानी कि या तो हो ही नहीं या फिर पूरा फिल हुआ हो, यानी कि 0 या फिर 10 हो, तब फिर ये कलरलेस हो जाएगा। हमसे पूछा है कलर्ड कंपाउंड, यानी कि डी में 1 से 9 तक तो इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए तभी कलर आएगा। तो अब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास स्कैंडियम 3+, ठीक है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 21 होता है, 21। तो इसका हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18 और फिर आ जाएगा 4s2 20 और 3d1 21, ठीक है। निकल कितना है 3+, यानी कि 2 यहाँ से निकलेगा 1 यहाँ से, मतलब कि डी में 0 आ गया, तो ये तो होगा नहीं, ये कलरलेस हो गया। इसके बाद आ गया Mn2+, ठीक है, इसको अच्छे से लिखते हैं। चलिए
फिर से यहाँ पर लिखते हैं Mn2+, इसका कितना होता है परमाणु क्रमांक, ये होता है 25 होता है। आर्गन 18 आ जाएगा, आर्गन 18, ठीक है। 4s2 2 20 और 3d 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर निकल कितना रहा है, 2 निकल रहा है। अब देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि 2 यहाँ से निकाल देंगे, नहीं, ये हाफ फिल हो गया, ठीक है, हाफ फिल हो गया, जिसके कारण ये ज़्यादा स्टेबल है। तो 2 जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकालेंगे और डी में बच जाएगा 5, और डी में 5 है, इसीलिए हो जाएगा हमारे ये कलर्ड कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए, समझ में नहीं होगा तो एक बार बैक करके फिर से देख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हमसे पूछा कि कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसंख्यक गुण नहीं है। तो देखिए मतलब सभी ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो होता है लेकिन रिलेटिव लोअरिंग होता है, इसीलिए ये हमारा सही स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा बाकी को चेक करते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए ये होगा नहीं। डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में बल्कि दे भी दिया है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है, यानी कि वाष्प के दबाव को कम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10th नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है, अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ, यानी कि एक गैल्वेनिक सेल को बनाया जा रहा है, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल का निर्माण किया जा रहा है और इसका ये मतलब यहाँ पर इक्वेशन वगैरह दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द ईएमएफ ऑफ द सेल इज, तो सेल का ईएमएफ हमसे पूछा है, तो इलेक्ट्रेल के साथ किया गया है, तो सेल का ईएमएफ हिंदी में भी वही होगा, ठीक है। तो सेल का ईएमएफ कैसे निकालेंगे, चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, तो इस सारे को इरेज करते हैं, इसके बाद आपको बता दें। चलिए यहाँ पर देखिए जो हमारा ईएमएफ होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला ई नॉट कैथोड, ठीक है। ई नॉट कैथोड सबसे इधर होता है हमारा कैथोड वाला, माइनस हो जाता है ई नॉट एनोड, ठीक है, ई नॉट एनोड, ठीक है। समझ में आ गया। अब ध्यान रखिएगा हमारे पास ये कुछ 2 इस तरह के प्लेट होते हैं, इसको बनाते हैं अच्छे से थोड़ा। मान लीजिए 2 इस तरह के प्लेट होते हैं, ठीक है। एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला, और इधर लगाते हैं हम लोग लोन, ठीक है। लोन याद है आपको ट्रिक, लोन, और लोन पर हमेशा हमारा क्या होता है, जिंक होता है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड, ठीक है, नेगेटिव, और इधर हमारा हमेशा जेड एन वाला रहता है, और इधर हमारा सी यू या फिर कुछ और मतलब रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा जेड एन वाला है ये हमेशा क्या रहेगा, एनोड रहेगा, एनोड। तो यहाँ पर जो एनोड है, एनोड वाला की जगह पर जेड एन का मान को पुट करेंगे और हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा। जो भी पूछ रहा है ईएमएफ पूछ रहा है ना, तो ईएमएफ निकल के आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर कैथोड वाले पर रख देंगे जो भी दिया है, एपी को रख देंगे, ठीक है। तो एपी को रखते हैं तो इसका वैल्यू कितना है, सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं, ई नॉट Fe2+ से Fe हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट, ए नॉट की जगह पर रखेंगे Zn2+ से क्या Zn, ठीक है। अब इन दोनों का वैल्यू को पुट करते हैं। ये है हमारा दिया हुआ इक्वेशन, ऊपर देखिए 0.41, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और फिर से यहाँ पर हमारे पास कितना माइनस का 0.76, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 0.41 प्लस में 0.76। 0.76 में से ये आप लोग माइनस कर दीजिए, जो कि कितना निकल कर जाएगा 0. यहाँ पर आ जाएगा थर्ड मतलब 35, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। समझ में आपको आ गया होगा। तो 35 कौन सा ऑप्शन है, चेक करते हैं। प्लस का आया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में यहाँ पर जो ऑप्शन से ये गलत है, इसको ध्यान नहीं दीजिएगा, तो उस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 11 नंबर वाले क्वेश्चन का, जो कि क्या है, द जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स आर, यानी कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। डी ब्लॉक तत्व पूछ रहा है ना, तो डी ब्लॉक में क्या होता है, NS में होना चाहिए 1 से 2 तक, और जो है डी के क्या होना चाहिए, N-1 होना चाहिए डी में 1 से 10 तक। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ये डायरेक्टली याद रखने वाला है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर। विच कंसंट्रेशन यूनिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से कौन स्वतंत्र है। देखिए कौन सी सांद्रता इकाई तापमान से स्वतंत्र है, मतलब कि तापमान पर, टेम्परेचर पर कौन सा डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहले है मोलरिटी, क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, एक्चुअली मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
ठीक है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, मतलब ये होगा नहीं। ठीक है, अब मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। 1 kg ऑफ सोलवेंट है, तो क्या 1 kg ऑफ सोलवेंट को टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर डिपेंड करेगा क्योंकि kg में है, तो बिल्कुल नहीं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोलालिटी जो है, मोलालिटी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये kg में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास है 13 नंबर वाला, 13 नंबर वाला, द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ टू Cu, यानी कि 1 मोल Cu2+ को Cu में अपचयित होने के लिए, यानी कि रिडक्शन करने के लिए आवश्यक आवेश कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है, आवेश बताना है, कूलम में यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या जाएगा, Cu2+ से हमको ले जाना है Cu में, तो Cu2+, इसको ले जाना है Cu में, तो 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस वाला, तो ये चला जाएगा Cu में। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन लिख लिए। अब हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 F के बराबर। ठीक है, 1 F के बराबर, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 F के बराबर हो जाएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन का हम लोग वैल्यू जानते हैं कितना होता है, 96500। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना निकल कर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। चलिए, इसके बाद है हमारे पास 14 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है, रिएक्शन ऑफ HCHO। HCHO क्या है, ये है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मल्डिहाइड विथ CH3MgBr, यानी कि ग्रिग्नार रिएजेंट आ गया, फॉलो बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी कि जो हमारा यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, इसका ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, अभिक्रिया के बाद फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तब क्या मिलेगा हमको ये बताना है। तो चलिए, इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मल्डिहाइड कुछ इस प्रकार से HCOOH, ये हो गया हमारा फॉर्मल्डिहाइड, इसको ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करा रहे हैं रिएक्ट। ठीक है, यानी कि CH3MgBr आ गया। ठीक है, CH3MgBr। तो सबसे पहले समझिए कि जो यहाँ पर CH3 है, CH3 ये C पर जाकर के अटैक करेगा, C पर जाकर के अटैक करेगा। ठीक है, C पर जाकर के अटैक करेगा, फिर O माइनस में हो जाएगा, और ये होगा हमारा प्लस वाला, तो फिर MgBr इस पर जाकर के अटैक कर देगा। मतलब ये कुछ इस तरह से बनेगा, HC O, और यहाँ पर आ जाएगा MgBr। ठीक है, MgBr आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा H, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसके बाद इसका करा रहे हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी कि H2OH+, ये करा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि H जो है, H ये प्लस वाला है, H2O माइनस वाला है। ठीक है, H प्लस वाला है तो ये चला जाएगा, H प्लस वाला माइनस वाला के पास चला जाएगा, यानी कि O के पास आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा हमारे पास OH, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पर रहेगा H, यहाँ पर रहेगा H, और यहाँ पर रहेगा हमारा CH3। ठीक है, CH3, और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3, और ये हो जाएगा हमारा CH2OH। तो ये हमारा बन रहा है। ठीक है, CH3 CH2OH यही बन रहा है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये वाला CH3 CH2OH, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आपको आया होगा। ठीक है, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को पीछे कर लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब 5 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें भी काम आ जाता है, और डायरेक्टली 1 नंबर में भी पूछ लेता है। क्या है, देखिए कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, और इसको क्या कर रहे हैं, ZN डस्ट के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, उस प्रोडक्ट का नाम बताना है, क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है, जो भी यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ये क्या है, तो ये है हमारा फिनोल। क्या है, ये है फिनोल। और फिनोल को ZN के साथ या फिर ZN डस्ट के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो हमको मिलता है बेंजीन, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ कहाँ दिया हुआ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ है, और ऊपर से बच जाएगा ये H, और साइड में निकल जाएगा ZNO। ठीक है, ये जो ZN है ये O को लेकर के निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या है, रेट आपको दिया है रिएक्शन का। ठीक है, इस तरह से इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोल रहा है कि ये जो आपको दिया हुआ है एक उदाहरण है, मतलब ये जो आपको दिया हुआ है रेट, ये कौन से ऑर्डर के रिएक्शन है ये आपको पूछ रहा है, कौन से ऑर्डर का ये एग्जाम्पल है, कौन से ऑर्डर का ये उदाहरण है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर हम लोग कैसे पहचानेंगे। हमसे यहाँ पर क्या पूछा है, ऑर्डर वाला रिएक्शन ही पूछा है, तो कितने ऑर्डर के रिएक्शन है, तो ऑर्डर कैसे पहचानेंगे, तो जो रेट का मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो रेट का मोलर कंसंट्रेशन है ये वाला,
इसका हम लोग पावर देखेंगे, इसका जो पावर होगा वही रेट का रिएक्शन होगा, ठीक है। देखिए तो इसका पावर में कुछ नहीं, मतलब एक है मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमेशा ही रेट के मोलर का कॉन्सेंट्रेशन का हम लोग पावर देखेंगे, ठीक है। समझ में आपको आया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 17 नंबर वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से जो अधिकतम ऑक्सीडेशन संख्या प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे ज़्यादा मतलब ऑक्सीकरण संख्या कौन सा प्रदर्शित करता है? तो एक ही है हमारे पास 3D सीरीज में, कौन सा है? Mn, जो कि +7 तक दिखा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। +7 तक ये दिखा सकता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 18 नंबर वाला, यानी कि 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें तो समोन्नय संख्या और ऑक्सीकरण संख्या लोहे में, ठीक है, मतलब ये आयरन का कंपाउंड दिया गया है, इसमें हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और कुछ कंपाउंड में ये सेम भी होते हैं, इसके कारण भी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दोनों बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है, ईजी है, जैसे मैं करूँगा ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ठीक है, हम लोग इसको CN से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक है, डेंसिटी इंटू बोल सकते हैं नंबर ऑफ लिगेंड, ठीक, ये बोल सकते हैं। जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है ये निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब डेंसिटी मतलब ये कितने तरफ से दान कर सकता है, ठीक है, मतलब बाइडेंटेड है या फिर सिंगल वाला है, ये हमको चेक करना होगा। देखिए तो हमारे पास क्या है, C2O4 है, क्या है, C2O4 है, ठीक है, C2O4 जो कि बाइडेंटेड है, क्या है, बाइडेंटेड, ठीक है। तो डेंसिटी हो जाएगा 2, मतलब कि ये 2 तरह से, ठीक है, जुड़ सकता है, 2 तरह से ये अपना इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, ठीक है। और इनटू में नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 3 है, 3 तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। समझ में आया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर का जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू में नंबर ऑफ लिगेंड होता है। नंबर ऑफ लिगेंड आपको यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा, और जो डेंसिटी होता है इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर लिगेंड है, लिगेंड ये कितने तरफ से दान कर सकता है, कितने तरफ से जुड़ सकता है। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है, इसीलिए इसका डेंसिटी 2 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं क्या, अब कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हमको निकालना है Fe का, तो Fe का मान लेते हैं हम लोग X, ठीक है। और इसके बाद C2O4 जो है ये बाइडेंटेड है, इसीलिए -2 हो जाएगा, ये दोनों तरफ से दे सकता है। और इनटू में कितना है, 6 है, और ओवरऑल यहाँ पर दिख सकते हैं कितना इसका है, 4, तो -3 है, तो -3 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -6 इज इक्वल टू -3, और ये जाकर के उधर +6 हो जाएगा, -3 घटेगा, मतलब +3। तो +6 +3 कौन सा ऑप्शन, +6 +3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट। तो कैसे कैलकुलेट करना है आपको समझ में आया होगा, मैंने दोनों ही करके बता दिया। चलिए इसके बाद अब बात करते हैं 19 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच कॉम्प्लेक्स कैन शो सोलवेट आइसोमेरिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लेक्स सोलवेट आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो कौन सा दिखा सकता है, देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सोलवेट आइसोमेरिज्म कौन सा दिखा सकता है। तो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास क्या हो, जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा, यानी कि जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल हो वही सोलवेट आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल किसके पास है, इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, यहाँ पर H2 दिख रहा है, इसके पास है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल होगा वही मतलब सोलवेट आइसोमेरिज्म दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमको रिएक्शन दिया है, ठीक है, कुछ इस तरह से सब कुछ दिया है कि इसको इसके उपस्थिति में रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये हमारा बन रहा है प्रोडक्ट जो भी है। और हमसे पूछ रहा है द रिएक्शन इज, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, रिएक्शन का हमसे नाम पूछ रहा है, मतलब नेमिंग रिएक्शन वाला ये क्वेश्चन है, नेमिंग रिएक्शन वाला पूछ लेता है। तो देखिए क्या करा रहा है,
एल्काइल क्लोराइड को, ठीक है, एसीटोन की उपस्थिति में हीट करके ये हमारा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? इसमें क्या होता है, जो हमारा Na है, Na ये जो हमारा Na है, ठीक है, सोडियम Cl के साथ निकल जाता है, ठीक है, Cl को लेकर के निकल जाता है, तो CH3 CH2I ऐसे करके बचता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं CH3 CH2I, यहाँ पर आपको बच भी मतलब दिख भी रहा होगा, और NaCl हमारा ये साइड प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये होता है हमारा फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन, याद रखिएगा, नेमिंग रिएक्शन वाला है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पर 21, कौन सा 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, यानी कि निम्नलिखित में से क्या एल्डोल संघनन से गुजरना होगा, मतलब कौन सा एल्डोल संघनन के थ्रू मतलब जाएगा, ये हमको बताना है। तो देखिए एल्डोल संघनन हमसे पूछा है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, तो ये क्या होना चाहिए, CHO के साथ, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, और इसका जो बगल वाला कार्बन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन वाला ही एल्डोल कंडेंसेशन वाला हो सकता है, ठीक है। तो जो बगल वाला कार्बन है यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा CH3 CHO, ठीक है, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा H और यहाँ पर आ जाएगा C, मतलब ये आ जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर वाला क्वेश्चन पर। 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए, वन ऑफ द क्या है रिजेंट फॉर गाटरमैन रिएक्शन इज, यानी कि गाटरमैन प्रक्रिया के लिए अभिकर्मकों का एक है, ठीक है, मतलब जो हमारा गाटरमैन रिएक्शन होता है इसमें कौन सा हम लोग रिएजेंट उपयोग में लेते हैं ये आपको बताना है। तो ये होता है हमारा CuHCl वाला, कौन सा HCl वाला, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, HCl वाला मतलब ये होता है, समझ में आ गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एनिलीन इज, एनिलीन है, तो एनिलीन क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि NH3 से अधिक, मतलब बता रहे हैं NH3 से अधिक क्षारीय है, NH3 की तुलना में कम क्षारीय है, NH3 की क्षारीय ताकत के बराबर है, मतलब इक्वल है, या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब मोर बेसिक देन NH3, लेस बेसिक देन NH3, इक्वल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH3, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो एनिलीन है, एनिलीन इसको NH3 के कंपेयर में हमको बताना है कि NH3 से ज़्यादा बेसिक है, कम बेसिक है, या फिर उसके बराबर ही है। देखिए जो NH3 है ना, अगर इसका हम लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, N यहाँ पर आ जाएगा आपका H H H, और यहाँ पर आ जाएगा 2 लोन पेयर, और जो ये 2 लोन पेयर है, इसी लोन पेयर के चलते ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा सबसे ज़्यादा बेसिक आ जाएगा, इसीलिए जो हमारे एनिलीन है, एनिलीन लेस बेसिक देन NH3 हो जाएगा। इसके पास 2 लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण सबसे ज़्यादा बेसिक NH3 हो जाएगा, उसके बाद हमारे एनिलीन आ जाएगा लेस बेसिक, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद 24 नंबर वाला है, सेकेंड लास्ट, क्या बोल रहा है कि 1 डिग्री एसिड अमाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू एमीन बाय, यानी कि 1 डिग्री एसिड अमाइड को एमीन में परिवर्तित किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है? तो चलिए 1 डिग्री एसिड अमाइड सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH3, ठीक है। इसको क्या किस में कन्वर्ट करना है हमको? एमीन में करना है, यानी कि CH3NH2 सिंपल, ठीक है, CH3NH2 में। तो क्या करेंगे, Na2CO3 दे देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग कौन सा मतलब रिएक्शन बोलते हैं, नेमिंग रिएक्शन वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद हमारा लास्ट है ऑब्जेक्टिव का 25 नंबर वाला, क्या बोल रहा है कि मॉल्टेज इज डिसैक्राइड ऑफ, यानी कि मॉल्टेज का डिसैक्राइड है, ठीक है। तो जो मॉल्टेज होता है ना, एक्चुअली हमारा 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बनता है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का सारा कलेक्ट हो गया, इस मतलब सब क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन देख लिया। इसके बाद यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव का आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आई होप कि सबके क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस, जहाँ पर समझ नहीं आया होगा दोबारा देख लीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।